फिट उदयपुर में हमारे मेहमान हैं आज ईएनटी सर्जन डॉक्टर सुशांत जोशी। डॉक्टर जोशी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर जोशी, ये बीते दिनों फंगस ये शब्द बहुत ज़्यादा सुनाई पड़ता है और उसके बाद पहले ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, येलो फंगस। दरअसल फंगस हम बहुत सारे मामलों में सुनते हैं, लेकिन ये फंगस दरअसल होती क्या और ये इतने सारे के रंग इसमें कैसे मौजूद हैं? सर एक्चुअली ये जो बीमारी है जैसे ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत पुरानी बीमारी है। पहले हमने हमारे स्टडीज़ के दौरान 2005 के बाद में जब देखना चालू किया तो हम ये इस तरह के केसेस हमारे ईएनटी में साल में एक बार या साल में 2 बार देखते थे। हमारे लिए बहुत इंटरेस्ट का केस होता था बिकॉज बहुत रेयर होता था और हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि और लकी देख लो कब, नहीं तो ऐसे केसेस आजकल देखने को मिलते नहीं हैं। क्योंकि जो प्रोफाइल इस डिज़ीज़ के लिए चाहिए वो प्रोफाइल होना आज की तारीख में बहुत रेयर हो जाता है, क्योंकि जो ग्राउंड चाहिए या जो उसको मैदान चाहिए इस म्यूकोरमाइकोसिस को, वो एक रेयर कॉम्बिनेशंस हैं और कोविड ने उस कॉम्बिनेशंस को साथ में लेके आ गए और उसके कारण इसका जो स्पर्ट आया इस डिज़ीज़ का हमारे ना इंडिया में ज़्यादा आया, बाहर कम आया। उसके भी कुछ रीजंस हैं जो डिबेटेबल हैं। तो उससे इस कारण से हमें ये डिज़ीज़ इतने कॉमन हमें देखने को मिली और लोगों की ज़ुबान पे आ गई। सर ये एक तरह से इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। इन्वेजिव इसलिए कि ये बहुत तेज़ी से आगे फैलती है और इन्वेड करती है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, इसलिए इसको इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बोलते हैं। ब्लैक फंगस इसलिए क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये एक ब्लैक कलर का होता है फंगस और जो इसका विजुअल जो पैटर्न है वो ब्लैक होता है। वेरिएशंस येलो फंगस, वाइट फंगस जो अलग अलग आ रहे हैं तो उनके वेरिएशंस हैं जो कि ऑब्वियस मोर देन 90% वो ब्लैक कलर में आता है। पर नए नए केसेस मिलते हैं तो इंटरेस्ट हुआ, मीडिया हुआ जो उसको नाम देती है अलग अलग, पर एंड ऑफ द डे जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस है और इन्वेजिव प्रकार का म्यूकोरमाइकोसिस है। और कोविड के अंदर जिस तरह का ट्रीटमेंट प्रोफाइल बना इस बार और जिस तरह का एनवायरनमेंट बना, उसके अंदर इसको फैलने में बहुत आसानी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक है या अगर डायबिटिक नहीं भी है और कोविड होने के कारण उसमें बॉर्डर लाइन पे था और शुगर डेवलप हो गया, फिर कोविड के कारण उसको अगर एडमिशन की ज़रूरत पड़ी जिसके कारण ऑक्सीजन देना पड़ा उसको लंबे टाइम तक, और कोविड के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रग सामने आई वो आई स्टीरॉइड्स की। और स्टीरॉइड्स अपने आप में एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जो कि हमारी इम्यूनिटी को लो करता है और शुगर जो है वो इन्फेक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा ग्राउंड तैयार करता है। तो एक ऑक्सीजन देने के और जो ऑक्सीजन का जो हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है वो उस फंगस को बाहर से अंदर लेके जाता है। फंगस अंदर जाएगा कहाँ से? ये जो मोल्ड्स के इसका जो म्यूकर के स्पोर्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है। हमेशा हमारा जो भी थोड़ा अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट होगा या डस्टी एनवायरनमेंट होगा, एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे इसके स्पोर्स बहुत एनवायरनमेंट के अंदर यूबिक्विटस है, मतलब वो आप उनको हटा ही नहीं सकते। तो उसका अंदर जाने के लिए डिलीवरी सिस्टम ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम ने दिया। ग्राउंड जो है वो हमारा स्टीरॉइड्स का इम्यूनोसप्रेशन और हाई शुगर जो कि स्टीरॉइड्स के कारण भी बढ़ी और हमारी कोविड ने भी अपनी एक बीमारी का जो उसका एक तरीका है शुगर बढ़ाने का उससे बढ़ी। तो एक पेशेंट को ये सब चीज़ें एक जगह मिल गई और उससे ये म्यूकोरमाइकोसिस इतनी तेज़ी से लोगों के बीच में बढ़ा और शायद हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे पहले कि ये सब होने से ये हो सकता है, तो हम इसके लिए तैयार नहीं थे। और अब जब हम इसके तैयार नहीं थे तो हम उसको ज़्यादा उसका विकराल रूप हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर जोशी, थोड़ी सी बात हमने ब्लैक फंगस की ब्रेक पर जाने से पहले, लेकिन फिर भी चाहे वो अखबारों में आए या रेडियो पर आए या टेलीविज़न पर आए, लेकिन ये दूसरे रंग भी जो सफ़ेद, वाइट फंगस, येलो फंगस या दूसरे, तो ये क्या कुछ ब्लैक फंगस के ही कुछ प्रकार हैं? अगर प्रकार हैं तो फिर ये इनके रंगीन नाम दूसरे कैसे हैं? सर जो ब्लैक फंगस जो म्यूकोरमाइकोसिस है, जो म्यूकोरमाइकोसिस की अलग अलग प्रजातियां होती है वायरस की, उन प्रजातियों में जो सबसे कॉमन प्रजाति है वो ब्लैक के रूप में हमारे सामने आती है। पर कुछ कुछ केसेस के अंदर नो डाउट येलो फंगस और स्पेशली वाइट फंगस जो है वो बिनाइन फंगस का रूप लेती है। पर रेयरली कुछ पेशेंट्स में जिनमें इम्यूनो सप्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है, उसमें एक माइल्डर फॉर्म ऑफ फंगस भी उसको पेशेंट को परेशान किया है और वो इन्वेजिव रूप ले लिया है। तो वो जब डायग्नोज हुआ तो चूँकि उनका रंग वाइटिश में था या येलोइश में था तो उसको हमने वाइट फंगस और येलो फंगस का नाम दिया है। पर एंड ऑफ द डे वो इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस है जिनके लिए फैलने का तरीका और जो फैलने का कारण है वो सिमिलर रहता है। डॉक्टर जोशी, एक बार जब ये फैला और बहुत परेशानी भारत में क्रिएट हुई ब्लैक फंगस के नाम पर, अब क्या स्थिति है और क्या हमारा मेडिकल साइंस
अब इस आपदा के लिए दोबारा तैयार है, या हम इसलिए तैयार हैं कि दोबारा इस तरह की परेशानी हमारे यहाँ पर, हमारे राष्ट्र में न आ सके? बिल्कुल सर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम शायद इस बार कोविड की सेकेंड वेव के लिए भी तैयार नहीं थे। हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि सेकेंड वेव किस तरह का रूप लेगी, और उसी के कारण हम इस म्यूकरमाइकोसिस के लिए भी तैयार नहीं थे। और ये क्यों हुआ और हमने कहाँ कहाँ हमारे से गलतियाँ हुई, चाहे वो मेडिकल सिस्टम से हुई हो, चाहे पेशेंट से हुई हो, चाहे डॉक्टर्स से हुई हो, तो उसको अब सुधारने का तरीका है, ताकि हम आगे इस अगली थर्ड वेव अगर आती है, जहाँ पे कि पेशेंट्स का एडमिशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का डिलीवरी सिस्टम ज़्यादा होता है और हमें दवाएं देनी पड़ती है, तो हम कम से कम इस म्यूकरमाइकोसिस को रोक सके। क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस जो है वो कोविड से कहीं ज़्यादा घातक है। इसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो अगर अनट्रीटेड पेशेंट में मोर देन 80% चांस है कि पेशेंट को हम नहीं बचा पाएंगे, और इतना तेज़ी से फैलता है कि उसको नाक से साइनस में और साइनस से आँख से ब्रेन में जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसका जो मोस्ट कॉमन जब रिसर्च करके हमने या जो स्टडीज़ से हमें पता पड़ा है कि ये क्यों इतना फैला, जो हम शायद रोक सकते थे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी रही कि जो डॉक्टर्स हुए या जो फिजिशियंस हुए वो इसके ट्रीटमेंट को लेके बहुत एग्रेसिव रहे। एग्रेसिव रहने का कारण उनको एक तरह से ये था कि कहीं हम बीमारी को फैलने नहीं दें, और जो भी हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर सकें वो उसको करें। उसके अंदर हमने जिस तरह से स्टीरॉइड्स का यूज़ किया, जिस पेशेंट्स में शायद स्टीरॉइड्स देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, हमने उनको पहले स्टार्ट किया, और उसके बाद में उनकी जो डोजेज़ है उसका भी हमने मॉनिटरिंग नहीं किया। और स्टीरॉइड्स अपने आप में शुगर को रेज़ करते हैं, तो शुगर रेज़ अगर होती है तो उसका मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं किया, तो शुगर को हमने बहुत लंबे टाइम तक बढ़े हुए रहने दिया। वो एक बड़ा कारण रहा। फिर जो हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम रहा, क्योंकि ये जो टेंटेड ऑक्सीजन पाइप्स हैं, या जहाँ पे हम ह्यूमिडिफायर्स के अंदर जो हम पानी यूज़ करते हैं, उसमें ये टिपिकल नॉर्म है कि हम इसको डिस्टिल वाटर या स्टीराइल वाटर ही हमें यूज़ करना है। हम टैप वाटर या मिनरल वाटर को यूज़ नहीं कर सकते, ये फंगस को बढ़ावा दे सकता है। और शायद हमने इसका हॉस्पिटल्स में शायद इसका पूरा ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण इसने इतना विकराल रूप लिया। तो और अब चूँकि आज की स्थिति देखा जाए तो चूँकि कोविड अपने निरंतर नीचे उतर रहा है, और ये जो म्यूकरमाइकोसिस है वो जिसको कोविड हुआ है और वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट के अंदर है, या ठीक होने के 6 वीक्स तक इसका मैक्सिमम प्रभाव रहता है, उसके बाद में इसका प्रभाव नहीं रहता है इतना। तो जैसे जैसे एक्टिव केसेस कम होंगे वैसे वैसे हमें म्यूकरमाइकोसिस में भी कमी देखने को मिलेगी। पर अब हमारा जो मेन एम रहना चाहिए वो हम अगली वेव के अंदर कोविड को भी अच्छे से हैंडल करें और म्यूकरमाइकोसिस में वो ना बदलें। आप सोचिए पेशेंट पे कितना बड़ा भार आता है। हमने हमारे आंखों से इतने पेशेंट्स देखे हैं जो कोविड के अंदर भर्ती रहे, उन्होंने बहुत सारे पैसे अपने ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया, और उसके बाद में जब म्यूकरमाइकोसिस हुआ तो वो उसका सीवियरिटी भी ज़्यादा, और उसमें जो पैसा इसमें जो लगता है, चूँकि जो एम्फोटेरेसिन बी एक हम इंजेक्शन बोलते हैं, एक लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी आता है जिसके बिना हम इसका इलाज कर ही नहीं सकते। ये एक तरह से एक कम्प्लीटली एसेंशियल ड्रग है एक म्यूकरमाइकोसिस के लिए। हम कितना भी सर्जरी करके उसको डिब्राइड करके निकाल दें, पर अगर हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी नहीं है तो हम इसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। और एक एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन का अगर एक डोजेज़ माना जाए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर एक 60 किलो का आदमी है जिसको कि इन्वेजिव म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, तो उसको जिस मात्रा में लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी लगता है 14 से 21 दिन तक, उसकी कीमत आज की तारीख में 5 से 7 लाख रुपए आती है। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट, एक बहुत बड़ा बर्डन है एक आदमी पे जो ऑलरेडी कोविड से तो निकला है, और उसके बाद में ये बर्डन, तो ये बहुत असहनीय है और बहुत बहुत दुखद है। डॉक्टर जोशी, थोड़ी सी बात ब्लैक फंगस की और करते हैं। हालांकि ये माना कि कोविड-19 के कारण ये एक जो रेयर डिजीज़ देखने को मिली, क्या अब ये माने कि ये गायब हो चुकी है, या अब कोविड-19 के हालांकि आइसोलेटेड केसेस आ रहे हैं तो ये हमारे बीच ऐसे ही मौजूद रहेगी? सर, ये धीरे धीरे नो डाउट ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें जो एक कॉम्बिनेशन चाहिए वो एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत आसानी से नहीं होता है, और अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों में ये समझ बढ़ी है, और हमारा जो सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी इसके लिए अब तैयार हो रहा है कि हमें इस तरह की कोई भी चीज़ पेशेंट के अंदर नहीं देनी है जिससे कि हम इस बीमारी को न्योता दे सकें, इस बीमारी के लिए हम अच्छा ग्राउंड बना सकें। तो अनडाउटेडली ये चीज़ें अब कम भी हो रही है और हमें कम देखने को मिलेगी भी। पर जब पैनिक क्रिएट होता है, जिस तरह का पैनिक हमें सेकेंड वेव में मिला, उस पैनिक के अंदर हम बहुत सी बार हम एक क्वालिटी और उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। तो ये चीज़ का हमें अगले वेव में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बीमारी सही में बहुत विकराल है और हमें इससे बचना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जोशी, बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर महिलाएं, प्याज काटने से भी घबराने लग गई, ख़ास तौर पे कुछ लोग जो कोविड पॉजिटिव थे, हालांकि ठीक हो गए फिर भी, कि प्याज में भी जो है ब्लैक फंगस होता है, और ये कुछ घबराहट सी हमारे सामने आई। बताएं कि प्याज काटना, उससे ब्लैक फंगस होना या भविष्य में होना, ये बातें कितनी प्रामाणिक हैं?
ये बिल्कुल प्रामाणिक है। और अभी हमने भी हमारे प्रैक्टिस के अंदर जब कभी हम कान की सफाई करते हैं और कान में जो इस नमी के मौसम में हमेशा फंगस होती है, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम रोज़ के 8 से 10 मरीज़ सिर्फ फंगस के देखते हैं कान के अंदर। तो वो फंगस जो है वो नॉन इन्वेजिव फंगस होती है, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल हमारा जो खाना भी ख़राब होता है तो उसके ऊपर एक फफूंद जो जमती है वही चीज़ हमारे कानों में होती है। पर अब हमें पेशेंट को जब बोलते हैं कान में फफूंद है, चिंता नहीं करना है, तो फफूंद के नाम से डर जाता है कि सर ये वो ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो नो डाउट इसमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को अवेयर करें ताकि लोग पैनिक से डरें, पैनिक से अपना कोई भी तरह का चिंता करके या परेशान होकर समय और पैसा व्यर्थ नहीं करें। तो इसके लिए उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फंगस इतना आसानी से नहीं होता है। इस फंगस के लिए जो ग्राउंड चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायबिटिक रहे हैं या नहीं भी रहे हैं, पर कोविड के दौरान हमारी शुगर इतनी रेज़ हुई है जो 400-500 लेवल तक गई है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, हमें ऑक्सीजन थेरेपी लगा है, ठीक है ना, और या फिर हम किसी कारण से पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज चल रहा है लंबे टाइम से, हम स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, हमें अगर कैंसर का रिसेंटली इलाज हुआ है जिससे हमें इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयाँ, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लगा है, हमारा कोई तरह का किडनी ट्रांसप्लांट का कुछ हुआ है, ल्यूकीमियास के कारण हमें कोई तरह का कीमोथेरेपी लगा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को लो करते हैं। और ऐसे में जब अगर शुगर बढ़ेगी और अगर कहीं से फंगस को एंट्री मिल जाती है अंदर, तो वो नो डाउट इसको आगे बढ़ सकता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये किस तरीक़ों से हो सकती है और किन लोगों में हो सकती है। सिर्फ कोविड होना या एक बहुत ही कोई स्टेरॉइड्स नहीं लगना और कहीं डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं होना, ये किसी भी तरह से आपको ब्लैक फंगस की ओर लेके नहीं जाएंगे। यानी प्याज काटने से ब्लैक फंगस नहीं बिल्कुल हो नहीं सकता होगा सर, प्याज काटने से ब्लैक फंगस नहीं होगा। और जो छोटे मोटे जो हम फंगस बोलते हैं वो कान में फंगस होना या कहीं गले में होना, वो चीज़ें ब्लैक फंगस की तरफ नहीं जाएगा। डॉक्टर जोशी, फंगस की बात को थोड़ा सा जारी रखते हैं। आपने कान का जिक्र किया, कान के अंदर भी फंगस, कुछ लोगों को कान के साइड में फंगस, ये भी कहा जाता है कि पाँव की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में फंगस, ग्रॉइन यहाँ पर फंगस, यानी जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पर फंगस हो जाया करता है। और आजकल जो स्किन के विशेषज्ञ वो कहते हैं कि ये आजकल इसके इतने वेरिएशंस आ गए हैं और बहुत सारे लोग एंटी फंगल दवाइयाँ लेने लग गए हैं, तो वो कई बार जाती भी नहीं है, बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बताएं कि ये फंगस है क्या दरअसल हमारे शरीर में, और क्या ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें करता है? सर फंगस जैसे एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासेस होती हैं अलग अलग, जिसमें हम सबसे मेन जो 3 चीज़ें बोलते हैं उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है और एक फंगस होता है। तो फंगस जो है उसको हमेशा, फंगस एक ऐसी चीज़ है जो हम रूटीन में भी अपने बोलचाल में काम में लेते हैं कि यार ये फंगस है। मतलब फंगस हमेशा एक अनहाइजीनिक कंडीशंस को रेफ़र करता है। जब भी हमारा कुछ कोई ख़राब होता है, खाना ख़राब होता है, तो उससे फंगस लग जाती है हमारे कान में, या जहाँ भी जो नमी का एरिया होता है, जैसे आपने बताया, चाहे वो एड़ी हुआ, चाहे ये हमारे ग्रॉइंस हुए, चाहे हमारे क्यूबाइटल एरिया हुआ, इन सब में जो एरिया होता है जहाँ पे कि नमी ठहर जाती है, वहाँ पे नमी हमेशा फंगस को न्योता देती है। और जैसे कान के अंदर अभी मौसम नमी का होता है, कोई कान से छेड़छाड़ करता है, हम फंगस को बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं, पर नमी उसके लिए ग्राउंड बनती है ग्रो करने के लिए। तो ये जो फंगस है ये थोड़ा क्रॉनिक रहती है, नो डाउट, ठीक है ना। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनमें फंगस जल्दी होती है। हम उसमें ब्लैक फंगस की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फंगस जल्दी होगी क्योंकि उनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और वो फंगस रूटीनली मेडिकेशन से ठीक हो जाती हैं। इलाज नो डाउट लंबा चलता है, पर इसको हम किसी भी तरीके से इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ इंडिकेट नहीं करेंगे। इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस का अंदर एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। एक वो एंट्री करता है नाक के थ्रू, जो नाक के थ्रू गले में से फेफड़ों की तरफ जाता है, और एक साइनस से और आँख के थ्रू ब्रेन की तरफ जाता है। एक हमारा जो शरीर का सबसे डिफेंसिव मेन ऑर्गन है वो हमारी स्किन है। स्किन में कोई तरह का कट्स लगते हैं, कोई बर्न्स होते हैं, तो हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज्म ब्रीच होता है, उसमें से अगर फंगल स्पोर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उन्हें अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट मिलता है, तो वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे किडनी हो और चाहे हार्ट हो, वो कहीं पर भी एंट्री कर सकता है। इनसे बचा कैसे जा सकता है? बाहर से फंगस ना आ पाए, इसके लिए एक सामान्य व्यक्ति क्या कुछ करे? सर बिल्कुल, सर सबसे पहले अगर हम अभी के जो चल रहा है, जो अभी का टाइम चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है जहाँ पे कि हम ब्लैक फंगस की बात भी कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस में अगर हमें आगे उस चीज़ को बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हमें बहुत ही हाइजीनिक लेवल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
चाहे हम कोई भी तरह का जहाँ भी अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, गार्बेज होगा जहाँ पे कि लंबे टाइम से पानी ठहरा हुआ है, नमी ठहरी हुई है, वहाँ पे ये फंगस के स्पोर्स मिलने के हमें चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में हमें हमारा जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हैं और हम किसी इंसुलिन पे हैं या हम ड्रग्स पे हैं, तो हमारा पूरा कोशिश रहना चाहिए कि हम एक ऑप्टिमल जो हमारा शुगर का लेवल है, जैसे हम एक तरह से जो नॉर्मल डायबिटिक है उसे हम बोलते हैं कि शुगर जो फास्टिंग लेवल है वो करीब 150 से कम रहे और जो पीपी लेवल है वो 180 से कम रहे, तो वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। हम किसी भी तरीके से अपने शुगर के लेवल को चेंजेस नहीं आने दें, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई भी तरह का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स में अगर हैं तो हमें पूरा अपना ध्यान रखना है कि हम ऐसे कोई वातावरण में नहीं जाएं जहाँ से हम अपना फंगल को हम इनहेल कर सकते हों या हम उसके कांटेक्ट में आ सकते हों। कोई तरह का ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हमेशा हम, चाहे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप अपने पैरों में हमेशा चप्पल पहन के रखें, फुल स्लीव का शर्ट रखें, ताकि कोई तरह का ट्रिवियल ट्रॉमा जो होती है, चाहे वो वेजिटेशन से हो, वो नहीं हो। और नहीं तो हम बहुत बार ट्रिवियल ट्रॉमा हमें पता नहीं पड़ती है, जब इन्फेक्शन होता है तो हमें पता पड़ता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन का सिस्टम का आ रहा है, आगे आने वाले कोविड में पेशेंट्स में अगर ज़रूरत पड़े, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहाँ जो ह्यूमिडिफायर्स हैं उनको हमें बहुत क्लीन रखना है, डिस्टिल वाटर यूज़ करना है। हमारे जो पाइपिंग सिस्टम है वो बराबर चेंजेस हो, हर 2 पेशेंट्स के बीच में हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हम आने वाले टाइम में एटलीस्ट ये जो बड़ी ब्लैक फंगस की बीमारी है उसको हम अपने लेवल तक नहीं आने दें। डॉक्टर सुशांत जोशी, थोड़ा सा मास्क की बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल में अब ये बहुत समय से कहा जा रहा है कि आपको मास्क लगाना है, ज़्यादा लगाना। बीच में तो यह था कि डबल मास्क लगाना है। क्या मान के चले कि मास्क दूसरी चीज़ों से, जिसमें फंगस या बैक्टीरिया दूसरी चीज़ें शामिल है, उससे भी हमारा बचाव करता है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली करता है सर। जो फंगस इस बार हमने जो चीज़ देखी है, क्योंकि हमने अभी जैसे बताया कि आपको फंगस के जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में, उन्हें हम इनहेल करते हैं, हम नाक के थ्रू इनहेल करते हैं, और मास्क हमें उन स्पोर्स से अनडाउटेडली प्रिवेंट करता है। तो मास्क का यूज़ जो है वो इन स्पोर्ट्स से हमें और फंगल के इनहेलेशन से हमें प्रिवेंट करेगा। तो हम इस बीमारी का भले हमारे अंदर ग्राउंड है, पर हम उसको अंदर इनहेल ही नहीं करेंगे तो हम उससे बचे हुए रह सकते हैं। और उसी तरह से आज एलर्जिक कंडीशंस को हमने लास्ट 1 साल में जिस तरह का एलर्जिक कंडीशंस देखते हैं, इस बार हमने उसको कम मात्रा में देखा है। जो एक सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है, जो कि एक पॉलन ग्रेन से होना या ड्राइड लीव से होना, धूल मिट्टी से, डस्ट माइट से होना, वो चीज़ें इस बार कम हुई लोगों में। इसका रीज़न ये रहा कि इस बार हमें एक बंदिश थी कि हमें मास्क लगाना है, और मास्क लगाने से हमें एलर्जिक प्रॉब्लम्स कम हुआ, एस्थमा का प्रॉब्लम्स कम हुआ, हम जो एयर पॉल्यूशन से उससे बचे रहे। तो मास्क ने अपने आप में एक ब्लेसिंग किया, इस चीज़ की डिस्गाइज किया कि दूसरी कारण हमें दूसरी बीमारियों से हम बहुत हद तक बचे रहे। डॉक्टर जोशी, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती हैं अलग अलग तरह की, क्योंकि नमी का ही मौसम है। बताएं कि इस मौसम में ख़ास तौर पर लोग क्या क्या सावधानियां रखें? सर, उदयपुर का जब वेदर देखा जाए तो इसमें हमने जो ऑब्ज़र्व किया है लास्ट अराउंड 10 से 12 सालों में, कि यहाँ पे रूटीनली जब बारिश आने के बाद में जो वेजिटेशंस आते हैं, चाहे वो वाइल्ड वेजिटेशंस हो, चाहे जो ग्रीनरी बढ़ती है, उमस बढ़ती है, उससे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। हमारे पास जो जुलाई के बाद का जो महीना होता है उसमें अगले 2 महीनों तक पेशेंट ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास बाउट्स ऑफ स्नीजिंग, राइनोरिया, आँखों में पानी आना, नाक में पानी आना, लगातार छींके आना, इन कंडीशन से आते हैं। और वो इतनी ज़्यादा सीवियर होती हैं कि उनका स्कूलिंग हो बच्चों में, बड़ों में ऑफिस हो, या हमारा जो काम हो, वो सब में हैम्पर करता है। तो इस टाइम में अपने को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ध्यान रखने का ज़रूरत है तो हम इस एलर्जी से बचे रहें। अगर हम एक नाक कान गले की बात करते हैं तो मैं इसमें 2 तरह की बीमारियों को बताऊंगा आपको, जिसमें एक तो एलर्जी नाक की और एक कान की प्रॉब्लम। नमी हमेशा कान के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो भी पहले से कान की दिक्कत से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं, जिनमें कान के पर्दे में छेद है या जिनको कान में पस आने का दिक्कत रहता है, तो ये चीज़ें बरसात के टाइम में इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली इन 2 चीज़ों का देखा जाए तो इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहली चीज़ तो कि जो ये मौसम बदलता है उस टाइम में आप मास्क का उपयोग पूरी तरह से करके रखें, ताकि हम बाहर की कोई भी तरह की पॉलन ग्रेन्स हुआ या वाइल्ड वेजिटेशंस हुआ उनके कांटेक्ट में कम से कम आए, ताकि हम एलर्जी का जो सेंसिटाइजेशन है उससे बच सकें। तो ये सारा प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। घर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं जिसमें कि हमारी दीवारों में नमी आना, जो कि एक मोल्ड या फंगस को बढ़ावा देता है, वो भी एलर्जिक कंडीशंस और अस्थमा को बढ़ाता है। तो हम कहीं पर भी हमारी दीवारों में सीलन या लीकेज नहीं हो रही हो उसका हम ध्यान रखें, ताकि एलर्जिक कंडीशंस इंक्रीज़ नहीं हो। डस्ट माइट्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है नमी के अंदर, तो उसके अंदर जो भी हमारा बेडशीट्स हैं, जो हमारे पिलो कवर्स हैं, कर्टेन्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, कालीन हैं, उन सब का रेगुलर वॉशिंग या वैक्यूम हो, ताकि हम उसका ठहराव रोकें।
तो इस ठहराव रुकेगा तो एलर्जेंस कम रहेंगे, तो हमारा ट्रिगरिंग जो एलर्जी की होगी वो अनडाउटेडली बहुत कम होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जब भी बाहर निकलते हैं तो मास्क, और मास्क के ऊपर अगर टू व्हीलर में है तो हम प्रेफर करते हैं कि शील्ड वाला हेलमेट पहने, ताकि जो हम फाइन डस्ट होती है जिसको शायद कभी कभी मास्क भी नहीं रोक पाता, वो हम उसको रोकें, और ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं इनसे हम बहुत से हद तक बच के रह सकें। कान के अंदर जहाँ तक इशू है, तो कान के अंदर पानी का बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे टाइम में जब हम चाहे कान में पानी जाने से कितना ही बचाव रख लें, पर वातावरण में इतनी नमी होती है कि वो अपने आप शुरू हो जाता है, और उससे कान के आसपास में फंगस होने के कारण कान में खुजली आना, और जब हम कान में खुजली करते हैं तो ये एग्रेवेट करती है आगे आने वाले पस को और कान की दिक्कतों को। तो कान में खुजली से बचाव रखें, कान को ड्राई रखें, पानी जाने का पूरा बचाव रखें। कान में किसी तरह से किसी चीज़ से खुजली करना या कान में किसी चीज़ को डाल के क्लीनिंग करना, इस तरह चीज़ों से बच के रहें। तो ये हमें बहुत हद तक कान की और नाक की प्रॉब्लम्स को, मौसम से होने वाली प्रॉब्लम से हमें बचा के रखें। डॉक्टर सुशांत जोशी, जाते जाते संक्षेप में उदयपुर वासियों से क्या कहेंगे? उदयपुर वासियों से ये रहेगा कि हमने इस बार जो लास्ट का 2 महीना देखा है, स्पेशली जो अप्रैल का और मई का महीना है, शायद ऐसा खतरनाक टाइम हमने हमारी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। हम शायद 8 से 10 महीने पहले जब टीवी में यूरोपियन कंट्रीज़ की हालत देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि यार हमारे इंडिया वालों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, और ऐसी बहुत से रिसर्चेस भी आ रही थी, बोला कि हाँ क्या तो ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इतना एक्सपोज्ड हैं कि वो इन कोविड जैसी चीज़ों से हमें कुछ नहीं हो सकता, और हम फर्स्ट वेव हमने निकाल भी बड़ी आसानी से ली, तो शायद हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, और सेकेंड वेव ने हमें बहुत बड़ा सबक दे के गई है हमें। तो हमें इस सबक से बहुत कुछ सीखना है, और आने वाले टाइम में इससे बच के रहने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि हम एकजुट रहें, अपने आप को कोविड से जितना बचा सकें, अपने आप को पूरा जितना हम गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स का हम पूरा ध्यान रख सकें, उससे हम ध्यान रख के हम आगे बढ़ें, एक दूसरे का साथ दें, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रशासन का, हेल्थ सिस्टम का और अपना ध्यान रखें, और हमें इस थर्ड वेव को आने से रोकना है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आज की तारीख में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और हमें बढ़ के इस ड्राइव का हिस्सा बनना है। हम जितना जल्दी दूसरों को प्रेरित करके और खुद वैक्सीनेट होके हम बच पाएंगे, उतना ही अच्छा हम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे, और आने वाली चाहे थर्ड वेव हो या कोई भी तरह की वेव हो, हम उससे बहुत आसानी से बच पाएंगे। तो आप खुद भी वैक्सीनेशन कराएं, और अपने साथ वालों को, अपने घर वालों को, रूरल एरियाज़ में जहाँ अगर आपकी पकड़ है तो वहाँ पे लोगों को प्रेरित करें और वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित करें। डॉक्टर सुशांत जोशी, आपका हृदय से आभार।